नमस्कार। आज हम एक ऐसे स्रोत पर नजर डाल रहे हैं जो एक आप कह सकते हैं छोटी सी नौसैनिक घटना को एक बहुत बड़े जियोपॉलिटिकल संकट से जोड़ता है। और ये दिखाता है कि कैसे बस एक घटना एक परमाणु शक्ति वाले देश का पूरा भविष्य दांव पर लगा सकती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या सच में एक नेवल स्टैंड ऑफ मतलब दो देशों की नौसेनाओं का आमना सामना पूरे देश को तबाह कर सकता है? इस सोर्स के हिसाब से देखें तो जवाब है हाँ। और कहानी शुरू होती है एक ऐसी जगह से जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। देखिए, ये एनालिसिस जहाज़ों से या समंदर से शुरू नहीं होता, बल्कि एक बहुत ही आप कह सकते हैं गंभीर भविष्यवाणी से शुरू होता है। सोर्स का कहना है कि पाकिस्तान एक बहुत बड़े अस्तित्व के संकट से गुजर रहा है और जो कुछ भी हाल में हुआ वो तो बस एक बड़ी प्रॉब्लम का एक छोटा सा लक्षण है। ये वाकई एक चौंका देने वाला नतीजा है ना? तो चलिए अब जरा पीछे चलते हैं और उन घटनाओं की पूरी चेन को समझते हैं कि आखिर बात इस विस्फोटक मोड़ तक पहुंची कैसे। तो इस पूरे संकट की जो फौरी वजह बनी वो थी दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हुआ एक टकराव। आप कह सकते हैं कि यही वो चिंगारी थी जिसने इस पूरी आग को भड़काया। हुआ ये कि ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जिसे IRGC भी कहते हैं, उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 2 कमर्शियल जहाज़ों को जब्त कर लिया। और इनमें से एक तो बहुत बड़ा कंटेनर जहाज़ था जिसकी कैपेसिटी थी लगभग 6,690 TEU, यानी समझिए लगभग 7,000 कंटेनर्स। और ये जहाज़ भारत आ रहा था। अब ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ये कोई मामूली समुद्री रास्ता नहीं है। इसे आप ग्लोबल इकोनॉमी की लाइफलाइन कह सकते हैं। अगर यहाँ जरा सी भी गड़बड़ होती है तो इसका सीधा असर दुनिया भर में तेल की कीमतों पर और सप्लाई चेन्स पर पड़ता है। और यहीं पर कहानी के 2 अलग-अलग पहलू सामने आते हैं। एक तरफ ईरान का दावा था कि इन जहाज़ों ने टोल नहीं दिया और अपना नेविगेशन सिस्टम बंद कर दिया था। दूसरी तरफ इंटरनेशनल लॉ है जो कहता है कि कमर्शियल जहाज़ों को शांति से गुजरने का हक है और उन पर इस तरह से हमला करना एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल तनाव पैदा कर सकता है। इस पूरे संकट का जो पहला डोमिनो गिरा वो था भारत, जो इस रीजन की एक बड़ी ताकत है और ईरान का एक अहम पार्टनर भी है। इस एक घटना ने भारत को एक बहुत मुश्किल सिचुएशन में डाल दिया। देखिए, एक तो सीधा सीधा भारत आने वाले जहाज को निशाना बनाया गया। इससे भारत की एनर्जी सप्लाई चेन खतरे में पड़ गई। और ईरान, जो भारत का एक स्ट्रेटेजिक फ्रेंड माना जाता है, उसके साथ रिश्तों में भी तनाव आ गया। इससे भारत पर वेस्टर्न देशों के साथ अपने मिलिट्री संबंध और मजबूत करने का दबाव भी बन सकता था। अब देखिए, जहाज़ों को जब्त करना तो एक बड़ी खबर थी, लेकिन सोर्स के मुताबिक ये तो बस आइसबर्ग का टिप था। असल में ये एक बहुत बड़ी छुपी हुई नाकामी का सिर्फ एक नतीजा था। और वो नाकामी थी एक सीक्रेट डील की। दरअसल पाकिस्तान की मध्यस्थता से अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्तों की एक शांति वार्ता चल रही थी जो चुपचाप फेल हो गई। तो ये समझौता, जिसे इस्लामाबाद अकॉर्ड भी कहा जा रहा है, ये आखिर फेल क्यों हुआ? बात बहुत सिंपल सी थी। अमेरिका चाहता था कि ईरान समंदर में अपनी सारी एक्टिविटीज बंद कर दे और ईरान चाहता था कि अमेरिका उस पर लगे सारे प्रतिबंध हटा ले। दोनों में से कोई भी अपनी अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार नहीं था और नतीजा, बातचीत फेल। और इस डील के फेल होने का सबसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा पाकिस्तान को। इस एक नाकामी ने पाकिस्तान को कई तरफ से संकट में धकेल दिया। एक तरह से कहें तो अस्थिरता का एक परफेक्ट स्टॉर्म बन गया। अचानक से पाकिस्तान ने खुद को 3 तरफ से सिक्योरिटी थ्रेट से घिरा हुआ पाया। एक तरफ ईरान के साथ वेस्टर्न बॉर्डर पर तनाव था, दूसरी तरफ तालिबान के साथ लगभग जंग जैसे हालात थे और देश के अंदर ही बलूचिस्तान और सिंध में विद्रोह बढ़ता जा रहा था। सेना पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था और इकोनॉमी पर तो इसका असर तुरंत और बहुत बुरा हुआ। हालत ये हो गई कि पाकिस्तान के पास हफ्तों की जगह सिर्फ कुछ दिनों का ही फ्यूल रिजर्व बचा था। देश एक तरह से श्रीलंका जैसे आर्थिक संकट की तरफ बढ़ रहा था। तो ये जो परफेक्ट स्टॉर्म की हम बात कर रहे थे वो यही है। एक तरफ इकोनॉमी ढह रही थी, दूसरी तरफ 3 मोर्चों पर सिक्योरिटी का खतरा था, देश के अंदर पॉलिटिकल अस्थिरता थी और डिप्लोमैटिक लेवल पर भी अमेरिका और ईरान दोनों का भरोसा पाकिस्तान ने खो दिया था। और सोर्स यहाँ एक ऐतिहासिक उदाहरण देता है। 71 में जैसे बांग्लादेश अलग हुआ था, ठीक वैसे ही जब सेंट्रल गवर्नमेंट कमजोर पड़ती है तो रीजनल ताकतें अलग होने की कोशिश करती हैं
और यही वजह है कि बलूचिस्तान और सिंध में अलग होने की मांग करने वाले आंदोलन और मजबूत होते जा रहे हैं। तो अब आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर। जब डिप्लोमेसी फेल हो गई तो अमेरिका ने एक बहुत बड़ी मिलिट्री कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी। अमेरिका ने 2003 के इराक युद्ध के बाद अपनी सबसे बड़ी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट शुरू की, जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। और ये कोई छोटी मोटी तैनाती नहीं थी, ये एक फुल स्केल मोबिलाइजेशन था। और इसका खर्चा? सोर्स के मुताबिक इस मिलिट्री तैनाती का अनुमानित मासिक खर्चा था $13 बिलियन। इसके साथ ही ग्लोबल तेल की कीमतें और महंगाई का खतरा भी लगातार बढ़ रहा था। अमेरिका ने अपनी नेवी के 3 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स यानी लड़ाकू जहाज़ों के पूरे बेड़े को उस एरिया में तैनात कर दिया। एक अरब सागर में, दूसरा रेड सी से और तीसरा भी रीजन में पहुंच गया। इसका सीधा मतलब था ईरान के सभी बंदरगाहों की पूरी तरह से नाकाबंदी। तो सोर्स के मुताबिक 22 अप्रैल तक अमेरिकी सेना फुल कॉम्बैट मोड में थी, यानी हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार। मतलब ये सिर्फ ताकत का दिखावा नहीं था, सेना एक असली जंग के लिए पूरी तरह से तैयार थी और सिचुएशन बहुत ही ज्यादा तनावपूर्ण थी। तो अब जब जंग के लिए मंच पूरी तरह से तैयार है, तो ये सोर्स हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ देता है। अब सवाल ये नहीं है कि जंग होगी या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि पहला कदम कौन उठाएगा, कौन पहला हमला करेगा। पूरी सिचुएशन एक तरह से चाकू की धार पर आ टिकी है।